11 और 12 अक्टूबर को मीडिया में खूब एक खबर आई और ज़बरदस्त धमाके के साथ आई, खूब सनसनी फैली हुई कि महादेव सट्टा ऐप का प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया दुबई में और किसी भी समय उसको भारत लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसका नंबर है CRMP 1961 1961/2024। ये याचिका बताती है, उल्लेख करती है कि रवि उप्पल 4 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से। याचिका ये बताती है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भारतीय मूल के हैं, लेकिन वनातू नाम का एक देश है, उस देश के नागरिक हैं। जैसी मीडिया में सौरभ चंद्राकर वाली खबरें आई और पूरे वेग से प्रसारित हुई, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने 2 पोस्ट किए सोशल मीडिया पे, एक्स पर। 11 और 12 अक्टूबर को मीडिया में खूब एक खबर आई और ज़बरदस्त धमाके के साथ आई, खूब सनसनी फैली हुई कि महादेव सट्टा ऐप का प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया दुबई में और किसी भी समय उसको भारत लाया जाएगा। खबरें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, यानी मीडिया के जितने माध्यम हैं सब में प्रकाशित हुई और बहुत गर्मा गर्म तेवर के साथ हुई। दावा किया गया कि जैसे ही वो आएगा, महादेव सट्टा का विषैला वृक्ष है, उसको जो भी लोग पल्लवित पुष्पित करते हैं उन सबके नाम आएंगे सामने, फिर वो ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो। इन खबरों को पढ़ते हुए जो सौरभ चंद्राकर से जुड़ी खबरें हैं, क्या आपको याद आया कि कभी इसी आशय की, इसी अंदाज की, इसी तेवर की खबरें आपने पहले भी पढ़ी? याद नहीं आ रहा है? ठीक है, गूगल बाबा का दरवाजा खटखटाइए, टाइप करिए उसमें महादेव सट्टा प्रमुख आरोपी रवि उप्पल गिरफ्तार। गूगल बाबा एक क्लिक में आपको 100 से ज्यादा लिंक दे देंगे खबरों की। उसमें वीडियो लिंक भी मिलेगा, वेब लिंक भी मिलेगा। ये खबर जो रवि उप्पल से जुड़ी है, ये भी उसी तेवर और उसी मिजाज की, उसी अंदाज की, उसी भविष्यवाणियों के साथ जो सौरभ चंद्राकर को लेकर हैं। सवाल यह है कि फिर रवि उप्पल यदि दिसंबर में गिरफ्तार हो गया था, तो अभी जब 13 अक्टूबर है और 3:05 हो रहे हैं जब यह खबर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, अब तक रवि उप्पल भारत क्यों नहीं आया? कहाँ है? जेल में है? किस जगह पर है? और यदि कोई ऐसी कानूनी जटिलता, कानूनी उलझन है जो रवि उप्पल को सुरक्षा दे गई, यानी भारतीय एजेंसियों के लिए मुश्किल बनी और वो मुश्किल रवि उप्पल के लिए सुविधाजनक स्थिति बन गई है, तो क्या यही मुश्किल सौरभ चंद्राकर के लिए सुविधाजनक स्थिति नहीं बन जाएगी? क्या है मसला? कहाँ है रवि उप्पल? कौन से कानूनी पेच हैं? क्या उलझने हैं? क्या इतना आसान है किसी का यदि प्रत्यर्पण संधि हो तो देश में ले आना भारतीय एजेंसियों के लिए, या मुश्किलें और भी हैं? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और इन्हीं मसलों पर बात करने के लिए एक छोटी सी जानकारी जो मुझ तक आई है वो आपसे शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसका नंबर है CRMP 1961 1961/2024। ये याचिका सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के द्वारा दायर की गई है। मूलतः ये जो याचिका है, ये हाईकोर्ट से ये याचना करती है कि ईडी स्पेशल कोर्ट से सौरभ और रवि उप्पल के लिए जो नॉन बेलेबल वारंट जारी है उसको निरस्त कर दिया जाए। याचिका की सुनवाई 26 जुलाई से शुरू हुई और 23 सितंबर को अंतिम सुनवाई हुई और उसके बाद ऑर्डर के लिए रिजर्व हो गया है। तो जब कोर्ट अभी खुलेगी अवकाश के बाद तो संभवतया इसमें आदेश आ जाएगा। लेकिन इस याचिका के मूल विषय पर न जाते हुए ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि वो जो रवि उप्पल का विषय है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, आखिर उसको लेकर कोई संकेत इसमें मिलते हैं क्या? कि आखिरकार भारत क्यों नहीं आया रवि उप्पल, या गिरफ्तार हो गया था तो फिर क्या अभी जेल में है? क्या हुआ? तो इन प्रश्नों का जो जवाब है वो उस याचिका में निश्चित तौर पर मिलता है, भले संकेतों में मिले। ये याचिका बताती है, उल्लेख करती है कि रवि उप्पल 4 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से, लेकिन 26 दिसंबर 2023 को वो जमानत पर छूट गया और आज तक उसको भारत नहीं लाया जा सका है। लेकिन खबरों ने क्या बताया? खबरों ने केवल इतना बताया कि रवि उप्पल गिरफ्तार, भारत जल्द आएगा। आगे क्या, कुछ पता नहीं। सौरभ चंद्राकर के विषय को लेकर भी अभी हम इसी आशय की खबरें देख रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार और जल्द भारत लाया जाएगा। पर अब जैसे जैसे समय बीतेगा, खबरों की दुनिया की एक तासीर होती है, जो ज़्यादा बड़ी खबर आ गई फिर उसमें फोकस हो जाता है, पिछली खबर छूट जाती है।
लेकिन रवि uppal और सौरभ जैसे मसलों पे तो जो खबर है वो ताज़ा है, तो ये अपडेट तो आना ही चाहिए था कि आखिरकार रवि uppal कहाँ है। तो इन्हीं मसलों को लेकर वो याचिका जानकारी देती है, बताती है कि क्या है मसला। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जो याचिका है ये सौरभ चंद्राकर और रवि uppal की ओर से दायर है। किशोर श्रीवास्तव और आशुतोष पांडे ये दो एडवोकेट हैं जो रवि uppal की ओर से हैं, उनका पक्ष रखते हैं। और सौरभ की ओर से कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट, दिल्ली के बहुत चर्चित कांग्रेस के नेता, वो सौरभ चंद्राकर के वकील हैं। और हिमांशु सिन्हा उनको असिस्ट करते हैं, वो भी एडवोकेट है। ये याचिका ही इस रहस्य का अनावरण कर देती है कि कौन सी कानूनी जटिलता है जो भारतीय एजेंसियों के लिए मुश्किल का सबब बन गई और सौरभ और रवि के लिए राहत का सबब है। भले वो तात्कालिक हो या उस तात्कालिक का जो लम्हा है वो थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक राहत का सबब है। याचिका ये बताती है कि सौरभ चंद्राकर और रवि uppal भारतीय मूल के हैं, लेकिन वनातू नाम का एक देश है, उस देश के नागरिक हैं। और ये दोनों दुबई में कई निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। कई परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं पावर प्लांट की हैं, स्टील निर्माण की हैं, पाइप निर्माण की, कई बड़ी परियोजनाएं हैं, उनमें काम करते हैं। इनकी कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल रियल इस्टेट, यानी ग्लोबल रियल इस्टेट के जरिए दुबई में ये दो जो किरदार हैं, बहुत अहम किरदार जिनको कहा जाता है, वो काम करते हैं। अब इस याचिका में जो वनातू नाम का देश है जिसका उल्लेख मिलता है, उसके बारे में ये जानकारी रख लीजिए कि वनातू वो देश है जिससे भारत का प्रत्यर्पण समझौता नहीं है, ट्रीटी नहीं है। लेकिन वनातू के साथ प्रत्यर्पण का समझौता न होना वो वजह नहीं है कि रवि uppal भारत नहीं लाया जा सका। कानूनी जटिलता वो नहीं है, कभी बाद में हो सकती है, क्योंकि जिस देश का नागरिक है वो देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ विधिक कदम उठाएगा, पर अभी वो विषय नहीं आया है। अभी रवि uppal जो नहीं लाया जा सका भारत और जमानत पे छूट गया, उसका विषय ये है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ, दुबई के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। अब रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए इंटरपोल पकड़ती भी है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कि पलक झपका और आप रवि uppal को ले आए या किसी भी आरोपी को आप ले आए, ऐसा नहीं होता। उसकी एक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है, और हर उस देश में ये प्रक्रिया लागू है जहां पे प्रत्यर्पण है। दुबई की प्रक्रिया ये है कि दुबई में जब इंटरपोल आरोपी को या संदेही को पकड़ती है तो दुबई के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट आरोपी से उसका पक्ष पूछती है, कोर्ट ये भी पूछती है कि प्रत्यर्पण जरूरी है, यानी ये पूरा तथ्यों को देखती है, संतुष्ट होगी तो प्रत्यर्पण को मंजूरी देती है। लेकिन उसके पहले ये भी सुनिश्चित करती है, जिसमें आरोपी से भी सवाल जवाब होते हैं कि प्रत्यर्पण की जो कार्यवाही है, जो आपकी विधिक कार्यवाही है, वो इसी देश में हो सकती है क्या, इस देश में करना चाहेंगे या उस देश में जाना चाहेंगे, तब जब प्रत्यर्पण के लिए सहमत हो जाए कोर्ट। अब कुल जमा यह है कि इतनी कानूनी पेच और इतनी सारी उसमें मुद्दे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है कोर्ट को कन्विंस करना। तो आरोपी को पकड़ भी लें यदि एजेंसियां और सब कुछ सुलझा भी लें, सारे कानूनी पेच सुलझा लें, कोर्ट के हर सवाल का जवाब दे दें एजेंसियां, तो भी आरोपी के पास या संदेही के पास, जिसको भी पकड़ा गया है, जिसका प्रत्यर्पण चाहिए, वो यदि उस कोर्ट में हार गया जिस कोर्ट से प्रत्यर्पण की बुनियादी अनुमति मिलनी है, तो उस व्यक्ति के पास, उस आरोपी के पास ऊपरी अदालतों में जाने का भी विकल्प है, और दुबई में ये विकल्प मौजूद हैं। बहरहाल जहां तक रवि uppal का विषय ये है कि रवि uppal को जिस कोर्ट में पेश किया गया था और प्रत्यर्पण की अनुमति मांगी गई थी, अभी वहीं से प्रत्यर्पण का फैसला नहीं हो पाया है, अभी उसमें विचारण की प्रक्रिया चल रही है। तो जांच एजेंसियां जब संतुष्ट कर पाएंगी अदालत को, तब ये स्थिति आएगी। लेकिन मसला ये है, जो बार बार मैं बता रहा हूं, कि जो चीज़ रवि uppal के साथ हुई, रवि uppal को पकड़ा गया, कोर्ट लाया गया, कोर्ट ने सवाल जवाब किए, और उसके बाद कोर्ट जब कि संतुष्ट हो पाता या उसको संतुष्ट करने की स्थितियां होती, वो प्रक्रिया बड़ी लंबी है। अभी रवि uppal को जमानत मिल गई, रवि uppal दुबई में अपना काम कर रहा है। अब यदि इस खबर को सही मान लें कि सौरभ चंद्राकर पकड़ाया है, गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि रवि uppal के मामले में यह पुष्टि एजेंसियों ने की थी कि रवि uppal को हिरासत में लिया गया है और उसे भारत लाने की कोशिशें जारी हैं।
मगर सौरभ चंद्राकर को लेकर अब तक कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी बात किसी भी एजेंसी ने नहीं कही है। इंटरपोल अपनी कार्रवाइयों को लेकर एक जानकारी देता है अपनी वेबसाइट पर, वहां पर भी ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है सौरभ चंद्राकर को लेकर कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। मसला ये है कि जो लाभ रवि उप्पल को मिल गया है, सौरभ चंद्राकर भी उसी देश का निवासी है, उसी के साथ काम करता है, तो वो सारे लाभ जो हम उसको कानूनी पेचीदगी कह लें, कानूनी पेच कह लें, जिसका लाभ रवि उप्पल को मिला, क्या वो सौरभ चंद्राकर को नहीं मिल जाएगा? यानी मुश्किलें बहुत हैं अभी इस बात के साथ कि सौरभ चंद्राकर पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, इसे लेकर जांच एजेंसियां चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पर यदि मान लें कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया है तो भी उसके लाने में दिक्कतें हैं, और उसके लिए समझना कोई कठिन चीज नहीं कि क्यों दिक्कतें हैं, आपको रवि उप्पल का मसला समझना पड़ेगा। अब इसके साथ एक और विषय इसी से जुड़ा हुआ, मगर छत्तीसगढ़ की सियासत को छूता है, उसको भी जान लीजिए। जैसी मीडिया में सौरभ चंद्राकर वाली खबरें आई और पूरे वेग से प्रकाशित प्रसारित हुई, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने 2 पोस्ट किए सोशल मीडिया पे, एक्स पर। पहले पोस्ट में लिखा कि महादेव सट्टा का सबसे बड़ा आरोपी सौरभ चंद्राकर यूएई में गिरफ्तार, जल्द भारत लाया जाएगा, भूपेश राज में हुए घोटाले का अब खुलेगा राज। इसके बाद एक दूसरा पोस्ट हुआ, इसमें कहा गया कि आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए, इसे कहते हैं विष्णुदेव साय जी का सुशासन, डबल इंजन की सरकार, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। अब भूपेश बघेल का जिक्र आया तो भूपेश बघेल के एक्स हैंडल से ताबड़तोड़ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पोस्ट हो गए। इन 4 पोस्टों का सारांश भूपेश बघेल के उसी अंदाज, उसी रणनीति, उसी मिजाज का है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को सवालों में घेरा, प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि महादेव सट्टा बंद होगा या नहीं होगा, पूछा सट्टा साए साए क्यों चल रहा है, और मांग रख दी, जिन शब्दों में रखी वो पढ़ देता हूं। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच कमेटी गठित करके महादेव सट्टा ऐप, इसके राजनीतिक दलों एवं नेताओं से संबंध की जांच की जाए। आरोपियों से जबरदस्ती बयान दिलवाकर बदनाम करना जांच नहीं कहलाता। इसके साथ साथ पाटन के एमएलए भूपेश बघेल ने यह भी याद दिलाया कि महादेव सट्टा ऐप जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस पर कितनी कार्रवाई हुई, और ये भी कहा कि लुकआउट सर्कुलर जो जारी हुआ था ये उनके शासनकाल में की गई कार्रवाइयों और प्रयास का नतीजा था। अब सियासत में मौज का सबब है। भूपेश के राजनीतिक विरोधी मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए सौरभ पकड़ाया, और भूपेश जी को तो सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसी याद आ रही है, उसकी जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन इस मौज के साथ कोई ये बात कैसे भूल रहा है कि विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक वीडियो चलाया गया था जिसमें किसी शुभम सोनी ने यह दावा किया कि महादेव सट्टा ऐप का पूरा होलसेल मालिक वो खुद है, सौरभ और रवि का कोई लेना देना नहीं है, ये उस वीडियो में कहा गया। इसी शुभम सोनी ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल पर सट्टा व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए करोड़ों रुपए लेने की बात भी कही बताई। इसी आरोप के हवाले से विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा गूंज गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने भूपेश बघेल पे जम के निशाना साधा, खूब सवाल खड़े किए। आज वही बीजेपी अपने ट्वीट में यानी एक्स के पोस्ट में सौरभ चंद्राकर को सबसे बड़ा आरोपी बता रही है। तो क्या बीजेपी अपने कार्यालय में जारी वो जो वीडियो था शुभम सोनी का, उसको भूल गई है? उसमें तो शुभम सोनी ने सारा जिम्मा, सारा हिसाब खुद पे ले लिया था, तो ये आरोपी कहां से लिख दिए आप? बहरहाल अब एक छोटी सी बात और भूपेश बघेल के संदर्भ में। भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है, उसे नहीं भूलना चाहिए। जब भूपेश बघेल सट्टे के, महादेव सट्टा के, सौरभ चंद्राकर वाले विषय पे सारे एक के बाद एक बैक टू बैक पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि भूपेश बघेल ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। न सिर्फ भारत के चीफ जस्टिस को, छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस को, और भारत के जितने भी प्रमुख संवैधानिक पद हैं उन सबको एक पत्र लिखा है। खुला पत्र उन्होंने लिखा था, सार्वजनिक किया था, और उसमें कहा था कि मुझे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश हो रही है।
तो ये एक सूचना, एक जानकारी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ और यही बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी आती है वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।